दोस्तों मार्केट वापस 500 पॉइंट गिरा और ऑलमोस्ट 23,150 आ गया। हमने जो पहले 23,000 का टारगेट मैंने जो आपको पहले दिया था कुछ दिन पहले, वो ऑलमोस्ट अचीव हो गया। और मैंने सोचा नहीं था इतना जल्दी आ जाएगा, लेकिन ये देखो जिस तरह से मार्केट हो रहा है, नो गिर रहा है, एक तरह से तो पैनिक सिचुएशन है। तो लेकिन यहाँ से क्या ये 22,000 तक जा रहा है, ये देखो तो चांसेस तो बहुत खुल जाते हैं 22,000 के लेवल, क्योंकि 22,000 है कितना यहाँ से ऑलमोस्ट नो आप कह सकते हो कि नो 5% के आसपास ही है, ज्यादा नहीं है। तो वही है कि नो चांसेस बहुत है कि नो और यहाँ से गिर सकता है, लेकिन और कितना गिरेगा और आपको क्या करना चाहिए वो सबसे बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ कंफ्यूजन बहुत आ जाता है ना। जैसे मेरी अभी एनडीटी पे मैं बात कर, एनडीटी प्रॉफिट में, तो वही नो कमेंटेटर ने बोला कि आपको क्या लग रहा है नीचे। मैंने ये बोला कि भाई मेरे को वही लग रहा है जो सभी को लग रहा है कि यहाँ से और नीचे जाएगा, लेकिन कितना जाएगा किसी को पता नहीं, और कहाँ से रिवर्ट मारेगा वो भी पता नहीं, क्योंकि बॉल इज नॉट इन आवर कोर्ट, बॉल इज देयर इन द ईरान कोर्ट। ईरान कब वॉर बंद करेगा, दैट इज द मेन थिंग। ईरान जितना लंबा खींचेगा और जितना उसको पेन दिलाना है पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को, वो दिला पा रहा है। और वही चाहता है कि वो इस तरह का पेन दे ग्लोबल इकोनॉमी को, प्लस यूएस और मिडल ईस्ट कंट्रीज को, कि वो बाद में कोई भी बंदा आके ईरान पे अटैक ना करे। और जो उनके सुप्रीम ने, जो नए सुप्रीम ने नो एक शर्तें भी जो रखी है, वो भी उस तरह की शर्तें हैं जो दिखाते हैं ना कि आप वापस अटैक ना करें, और नो एक एग्रीमेंट होना चाहिए। और ये जो भी भाई आपने नुकसान किया है उसका पूरा आपको नो कहते हैं ना पेमेंट करना पड़ेगा नॉल दे। तो ऑफकोर्स ये सब अमेरिका मानने नहीं वाला है। 100 के डॉलर के आसपास ऑयल खड़ा है, और कहीं भी स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स बंद होने वाला यानी चालू होने की नाम नहीं दिख रही है। आज देखे तो, आज मैंने देखा तो और लड़ाइयाँ इंटेंसिफाई हो रही है दोनों जगह, यूएसए हो या इराक हो, हर सॉरी ईरान हो या इसराइल हो। इसराइल तो चुपचाप बैठ गया है, उससे से तो कोई कमेंट ही नहीं आ रहा है। काफी लोग कह रहे हैं कि नेतन्याहू की नो ऑलमोस्ट डेथ हो गई है, कुछ लोग बोलते नहीं वो बंकर में जाके बैठ गए। सब अफवाहें चलते थे। इवन जो ईरान का नए सुप्रीम लीडर आए उनमें भी बात चल रही है कि उनको वो कुआं में चले गए, एक लेग उनका ऑलरेडी काटना पड़ा है। काफी सारी चीजें हो रही है। हाँ जी, मैं आपके क्वेश्चंस भी लूंगा गाइस। क्वेश्चंस आप जरा कमेंट बॉक्स में जरूर डालेगा, और आगे के क्वेश्चंस काफी बाकी है तो मैं थोड़ी देर में वो ले लेता हूँ। तो कमिंग बैक के ये सब सिचुएशन में ना बहुत अनसर्टेनिटी। और देखो ये फ्राइडे था, नॉर्मली होता है वीकेंड में, क्योंकि पिछले 2 महीने से आप देखो तो वीकेंड बहुत भारी जाते हैं, कुछ ना कुछ वीकेंड में खबर आती है और फिर चीजें नो पूरी उलट पुलट हो जाती है। तो वीकेंड से पहले लोग पोजीशन भी हल्का करना चाहते हैं, वो भी एक रीजन है। और पता नहीं है कि कहाँ है। ट्रम्प चाहता है वॉर खत्म करने का, लेकिन वो ऐसा है कि खत्म ही नहीं कर पा रहा है। यानी वो बच्चा है जो जिद करके लेके बैठा हुआ है, लेकिन एक तरह से उसको पता है कि मेरी जिद ज्यादा हो रही है, वो खत्म भी होना चाहिए, लेकिन वो एस्केप रूट ढूंढ रहा है कि कहीं ना कहीं ईरान पहल करे, लेकिन ईरान पहल नहीं कर रहा है। ईरान बोल रहा है कि भाई मैं तो वॉर चालू रखूंगा, और वही सिचुएशन मार्केट को पसंद नहीं आ रही है। ऊपर से ये जो एलएनजी की नो रिक्वायरमेंट है और वो पूरी नहीं हो रही है, वो अगर आप देखो तो इकोनॉमी में असर दिखने लग रही है। काफी सारे होटल्स, काफी सारी जगह पे आप देख रहे हो धीरे धीरे आगे जाके, ये 1-2 वीक और रही तो कहीं ना कहीं हमारे घर पे भी देखेगा भाई इंडक्शन ऐसे ही इसलिए बिकने लगे। लेकिन आपके इंडक्शन से ना आपको भी पता है कि बहुत टाइम लगता है खाना बनने में, तो दैट इज नॉट अ सॉल्यूशन। द सॉल्यूशन इज ओनली दैट द वॉर नीड टू बी एंडेड। और आज अगर एंड होता है तो भी वो टाइम लेता है। नो सब कुछ ये सब इकोनॉमी रिकवर करने। आज सुबह के वीडियो पे मैंने आपको बताया था कि किस तरह से हमारे प्रॉफिटेबिलिटी में डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है। नहीं है तो जाके जरूर देखिएगा, मैंने एक एक फैक्टर की बात की है। काफी सारे मेरे मेंबर्स के अपने नो कमेंट्स आ रहे हैं, इवन मेल्स भी काफी आ रहे हैं। तो एक चीज मैं बोलूँगा कहूंगा कि यार आप लोग पैनिक ना हो, क्योंकि ये सब चीजें क्या होती है कि वॉर के टाइम ऑफ कोर्स अब देखे तो हम लोग हमारे टॉप से ऑलमोस्ट 26,000, अगर मैं 300 का ले लूँ, और अभी हम लोग 23,000 के आसपास है, तो वी आर ऑलरेडी फॉलन बाय ऑलमोस्ट 12 to 13%। और नॉर्मली हम लोग 15 से 20% से कोई भी वॉर सिचुएशन में गिरते हैं। तो ये अगर गिरता है तो एक तरह से उतना गिर सकता है, 22,000 आने के चांसेस ऑफ कोर्स बढ़ जाते हैं, बहुत ज्यादा नहीं है। तो कहीं ना पैनिक तो है, हर जगह है, लेकिन वही है कि स्प्रिंग की तरह मार्केट भी उछलता है अगर चीजें ठीक ठीक होने लगी। हाँ, इकोनॉमी को वापस आने में टाइम लगता है, लेकिन मार्केट सब कुछ डिस्काउंट कर देता है एक साथ। और वही डिस्काउंटिंग अभी चल रही है कि वर्स्ट केस सिनारियो में कहाँ जाएंगे। लेकिन मैं भी चाहता हूँ कि एक साथ हो जाए यार, खत्म करो कहानी यार, जहां जाना है 22,000 जाना है, 21,000 जाना है, जाके खत्म करो। तो ये हर रोज का आप मार्केट ओपन करते हो, फिर देखते हो, फिर वापस नीचे आता है, फिर वापस ऊपर, तो इसमें बहुत ही
कहते हैं ना ट्रेडर्स होते हैं, या चलो मैं हम लोग तो ट्रेडिंग नहीं करते लॉन्ग टर्म में, लेकिन बहुत ही कंफ्यूजन क्रिएट होता है। लेकिन वो वही है, मार्केट ऐसा है क्योंकि वॉर ऐसे ही चलती है, वॉर लंबे समय तक चलती है। लेकिन ये ईरान और यूक्रेन वॉर, सॉरी, रशिया यूक्रेन वॉर जैसी नहीं है, ना तो इसराइल हमास जैसे वॉर की जैसी है, कि जहां आपने देखा इसराइल ईरान और यूक्रेन वॉर में तो 3 दिन में तो फटाक करके नीचे गिर के ऊपर भी आ गया था। मार्केट कहीं ना कहीं संभल गया, यहाँ संभल नहीं आ रहा है क्योंकि मिडल ईस्ट कंट्रीज भी यहाँ आ गए हैं और उनकी हालत बहुत टाइट हो गई। उनको तो ऐसी हालत हो गई कि वो एक तरह से, जिस तरह से ईरान ने बोला है कि या तो आप अपने वहाँ जो इतने भी यूएस बेस को निकालो, और हमें दूसरा कि आप नो उनके राजदूत जो एम्बेसडर है उनको भी निकालो, तो वो आई डोंट थिंक कि मिडल ईस्ट कंट्रीज कर पाएंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं ना यूएस का साथ उन्हें अभी भी चाहिए, यूएस में बहुत अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है। तो मार्केट एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, और अब देखिए धीरे धीरे हर एक सेक्टर में इम्पैक्ट आ रहा है। अभी बैंक्स भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट दिख रहे हैं, क्योंकि वहाँ कहीं ना कहीं एनपीएस बढ़ने का डर रहता है। अगर हम लोग बात करें तो बाकी सब में, जैसे मैंने होटल इंडस्ट्री का तो मैंने बोला, रेस्टोरेंट्स में इम्पैक्ट आ रहा है। आप देखो कि किस तरह से इटरनल वो सब गिर रहे हैं, क्योंकि इटरनल में भी क्या हुआ है कि ऑलरेडी ब्लिंकिट और नो उन सब में इतना प्रॉफिटेबिलिटी का दिख नहीं रहा है, तो इसके वजह से भी गिरे, तो ऊपर से ये भी इम्पैक्ट आया है। तो जो भी ऐसे स्टॉक जहां कहते हैं ना कि सब मनी सप्लाई ज्यादा घूम रहा था ना, वहां आप एक अच्छी खासी नो डाउनफॉल देख रहे हैं। एल अच्छा खासा गिर रहा है क्योंकि उसका वहां है। तो उस तरह से आप हर एक सेक्टर में, जो बैंक्स और एनबीएफसी जो अभी तक गिर नहीं रहे थे वो भी गिर रहे हैं। लेकिन ये एक ऐसे लेवल पे आ रहे हैं जैसे माउथ वाटरिंग सिचुएशन है, कि आपको लगता है यार इस लेवल पे ले लेते, कहीं ना कहीं यहाँ से वापस जंप मारेगा। और वही हमेशा सबको आशा भी रहती है, और वो हिस्ट्री में हुआ भी है। तो वो तो आपको हिम्मत करके लेना पड़ेगा कि जाके लिए, और ना फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग लंबे समय के लिए आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन वो कहते हैं ना कि थोड़ा देख देख के करना। और मैं यहाँ आपको सबको बोलना चाहता हूँ कि इन्वेस्ट कीजिए, लेकिन फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक पे कीजिए। आप चाहते तो हमारे स्ट्रक्चर पोर्टफोलियो भी देख सकते हैं, मैं लिंक दे दूंगा, वो जाके देख लीजिएगा। लेकिन ओवरऑल नो थोड़ा केयरफुली एसआईपी मैनर में करना है, जैसे मैंने पहले भी बोला था। क्या पता 5% यहाँ से गिरे या 10% और गिरे। 5% यानी ऑलमोस्ट 23,000 के आसपास, 22,000 के आसपास, या हम लोग 21,000 चले जाए, तो कहीं ना कहीं वो रिकवरी भी फास्ट होगी। तो उस तरह से आपको देखना है। जितना आप देखते हो टीवी में, और देखो यार मैं, हमारा तो काम है। आज ही मैं मेरी रिसर्च टीम से बात कर रहा था, हम लोग वही डिस्कस कर रहे थे, कहाँ एंड है हमें पता ही नहीं चल रहा है। सुबह हमारी कोई बात और होती है कि चलो इसमें ये स्टेप लेते हैं, ये स्टॉक को चेंज करना है, ये करना है, या यहाँ चेंजेस करने हैं, या इस तरह से नया मॉडल यूज करते हैं। शाम तक सिचुएशन ही पूरी चेंज हो जाती है। इतना फास्ट मूवमेंट हो रहा है मार्केट में, इतनी वॉलेटिलिटी है। ऑयल के वजह से ना, अगर हम लोग देखें एफआई भी सेलिंग पे सेल करते जा रहे हैं। करेंसी देखो 92.5 के आसपास रह गई है। तो हर जगह थोड़े काफी न काफी इश्यूज है, तो उस तरह से आपको देखना है। लेकिन हाँ, 22,000 का विंडो तो अभी ओपन हो ही गया है, 30,000 तो ऑलमोस्ट आ गया है। तो जरूर ध्यान से करिए, और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स देख के करिएगा। चलिए आपके क्वेश्चंस लेते हैं, काफी सारे क्वेश्चंस आए, सॉरी मैं आगे ले नहीं पाया था। चलिए पहला क्वेश्चन है तेजस द्वारे 766 का, सर ओएनजीसी बढ़ेगा क्या? वेल ओएनजीसी को ऑफ कोर्स नो, अगर आपका ऑयल प्राइस बढ़ेगा तो कोई भी कंपनी जो ऑयल एक्सप्लोरेशन है तो उनका फायदा होगा। ओएनजीसी ऑलरेडी बढ़ चुका है, आप देखो तो 230 का ऑलमोस्ट 286 पहुंच गया था। थोड़ा भी नीचे आ रहा है, लेकिन हाँ ओएनजीसी को फायदा होने के चांसेस है। लेकिन ये लार्ज कैप है, तो उस तरह से देखे कहीं ना कहीं मूवमेंट में भी ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन यस, कंपैरेटिवली ओएमसी से ज्यादा ओएनजीसी और उन सबको ज्यादा फायदा है। ठीक है। सर आपके स्मॉल केस में किस तरह से स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप है? वेल लार्ज कैप ज्यादा है, मिड कैप है, और स्मॉल कैप कम है। ओके, लार्ज कैप अगर कहते तो 50% के आसपास है, क्योंकि हम लोग ने ये जब लाए ना तभी हमें पता था कि ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो और ऐसे सब स्टॉक्स है जो इसको मार्क, ये जो सिचुएशन है उससे डायरेक्टली इंपैक्ट नहीं होंगे, तो उस तरह से देखे तो इसलिए वो कंपेरेटिवली सेफ रहता है। ये क्वेश्चन था रिदिना 13456 का। ठीक है। आकाश पटेल 8501, थैंक यू सर। किसके लिए बोल रहे भाई? अच्छा, वो कौन से स्टॉक भागेंगे? ओके, या थैंक यू वेरी मच।
आदित्य चक्रवर्ती 7269। गुड इवनिंग सर, काइंडली एडवाइस शुड आई एग्जिट 80 GL, बाइंग एवरेज 635 260 टॉक। अदानी टोटल गैस की बात कर रही है। तो यार देखो, अदानी टोटल गैस की मैं अगर देखूं तो आज तो आई थिंक वो नीचे आ गया था, अच्छा खासा भाग गया था वो। क्योंकि ऑफ कोर्स हमें पता है कि गैस प्राइसेस उन्होंने बढ़ा दी है, उसके वजह से मेरे हिसाब से आज ही प्रॉफिट बुक करना चाहिए था एंड ऑल दैट नो, क्योंकि ये सब स्टॉक्स है ना काफी साइक्लिकल होते हैं। ऐसा नहीं होता कि यहाँ कोई फिक्स होता है, और काफी हद तक गवर्नमेंट पे डिपेंड होता है, और प्राइसिंग पे, गैस प्राइसिंग पे भी डिपेंडेंट होता है। तो मेरे हिसाब से तो नो, ये इट्स नॉट फॉर अ लॉन्ग टर्म, लेट बी ऑनेस्ट। तो ये शॉर्ट टर्म बस ज्यादा है कंपेयर टू लॉन्ग टर्म, तो उस तरह से आपको देखना है। सर, आईसीआईसीआई बैंक का क्या लग रहा है? राकेश 1725 बोले। वेल, आईसीआईसीआई बैंक ऑफ कोर्स, या देखो, ओवरऑल अगर आप देखो तो प्राइवेट बैंक्स की मैं बात करूँ तो इतना बड़े ही नहीं है ना, 8-9% बड़े होंगे पिछले 1-2 साल में, और जबकि पीएसयू बैंक्स 50% से ज़्यादा बढ़े हैं। क्योंकि ये मोस्ट ऑफ द प्राइवेट बैंक्स ने ना सिंगल डिजिट क्रेडिट ग्रोथ दे रहे हैं, जबकि पीएसयू बैंक्स ना डबल डिजिट क्रेडिट ग्रोथ दे रहा है। और उसके वजह से अगर आप देखोगे तो पीएसयू बैंक्स में आप देखो तो अच्छी खासी तेजी भी हमने देखी, लेकिन अभी जो वैल्यूएशन गैप है पीएसयू बैंक और प्राइवेट बैंक का कम होते जा रहा है। और अभी ये अच्छे खासे स्टॉक्स गिर भी चुके हैं, लेकिन आज आई थिंक थोड़े कम गिरे। आईसीआईसीआई बैंक की मैं बात करूँ तो आईसीआईसीआई बैंक आज ऑनेस्टली गिरा ही नहीं है कंपेरेटिव, लेकिन अपने टॉप से वो ऑफ कोर्स नो 16% डाउन है। बट यस, क्रेडिट ग्रोथ देखना पड़ेगा, अदरवाइज दे आर रीचिंग अ वैल्यूएशन ऑफ विच इज ओके। प्राइस टू बुक वैल्यू देखूँ तो भी, अगर मैं यहाँ अगर देखूँ इसकी प्राइस टू बुक वैल्यू, तो प्राइस टू बुक वैल्यू ऑलमोस्ट आपका 2.59, तो काफ़ी कम हो रहा है। पहले एक समय पे तो इनकी मैं बात कहूँ ना, तो प्राइस टू बुक मैं बताता हूँ आपको, ऑलमोस्ट 4 के आसपास थी, जो कम होके 2.6 के आसपास है, जो काफ़ी हद तक उनके एवरेज से भी कम है। तो मेरे हिसाब से आई थिंक कहीं ना कहीं अब उस लेवल पे आ रहे हैं जहां आप 100% इन सब स्टॉक्स को देख सकते हो। ठीक है, चलिए और एक क्वेश्चन लेते हैं। Mahesh, 1725, sir. If I buy, if I enroll to a small case, what happened to the renewal? Will same price will there? Yes, renewal same price होगा, जैसे हम लोग 400 रुपीज पर मंथ अभी चार्ज कर रहे हैं। तो जब आपका, अगर आपने 1 साल का लिया है तो 1 साल के बाद आपका रिन्यूअल सेम प्राइस में होगा। हाँ, लेकिन अगर आपने यहाँ डिसकंटिन्यू किया, ठीक है, और जैसे हमने नेक्स्ट मंथ तक ये इसका 1,000 रुपये बढ़ा देंगे, तो आपको फिर वो रिन्यूअल 1,000 रुपये में ही आएगा, यानी नया प्राइसिंग 1,000 लगेगा। तो छोड़ना नहीं है, डिसकंटिन्यू नहीं करना, सेम रखोगे तो सेम प्राइस रहेगा। ओके। आशीष तिवारी 7X7 बी बेल बोल रहे, HS7BJ बोल रहे, सम शेयर्स आर डाउन बाय 40%, व्हाट शुड वी डू? नो फंड्स ऑन एवरेजिंग। वेल आशीष जी, क्या कर सकते हैं, जस्ट वेट कीजिए। उससे हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि जिस तरह से मार्केट है पता नहीं कहाँ जाके रुकेगा। लेकिन एवरेजिंग का तो करने का चांस है अच्छे स्टॉक, लेकिन नहीं है तो बैठे रहो, ये मार्केट रिकवर होगा, टेंशन मत लो। ऐसा नहीं कि यहाँ दुनिया रुक जाएगी, लेकिन हाँ, सिचुएशन बाइंग के लिए तो बहुत अच्छा है, फंडामेंटली लॉन्ग टर्म के लिए आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट टाइम टू बाय। बट नहीं है तो आई थिंक बैठे रहे, ये रिकवरी तो आएगी, तो निकालने की जरूरत नहीं, इस लेवल पे तो नहीं निकालो। ठीक है, ठीक है। सर, PKP2607 बोले, ट्रम्प इज बीन कंट्रोल्ड बाय इराक, यस 100, सॉरी इजराइल। 100% आई डू एग्री विथ यू, लेकिन नेतन्याहू ने ये ट्रम्प को खींच के वॉर में लेके आए, नहीं तो आने वाले नहीं थे। मुझे नहीं लगता कि उसने ओबामा को भी ट्राई किया था ईरान को अटैक करने के लिए, कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस किया, लेकिन वो हुआ नहीं था। सही ना, ट्रम्प इन्फ्लुएंस में आ गए, और इन बिटवीन ऐसा भी सुना जा रहा है कि एप्स्टीन फाइल इन लोगों के पास थी इसलिए आ गया। अब क्या सच है क्या नहीं है, लेकिन आज ट्रम्प की हालत बहुत टाइट है, फंस गए बहुत ही गंदी तरह से इस युद्ध में फंस गए, और बहुत ही वहां खर्चा हो रहा है। सो लेट्स सी क्या होता है। बट हाँ, आई थिंक ये वॉर इसराइल की थी और ट्रम्प को खींचा गया है। चले, यहाँ तक रखते हैं गाइस। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, और आपके क्वेश्चन कमेंट बॉक्स से जरूर डालेगा। डू लाइक एंड शेयर इट टू एवरीवन। सी यू देन, बाय बाय।